अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज ऐवान सदर में हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मशावरती इजलास हुआ कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाए या नहीं, और आर्टिकल 6 का इत्तलाक इमरान खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बहरहाल ये मामला अब आगे चल रहे हैं। पहले इसका आगाज़ किया था अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद हमने देखा कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद सीनियर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो किसी भी जमात के कल अदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ होंगे। लेकिन बहरहाल आज तो मशावरती इजलास भी हो गया, यानी हुकूमत जो है वो इस सिमत में संजीदा है। दूसरी जानिब ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर मैं जिक्र करूँ तो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या फिर दीगर उनके रहनुमा इंक्लूडिंग जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अभी सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच काफ़ी आगे दिखती अब नज़र आ रही है। दूसरी जानिब आपने ये भी देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज सियासी बयान दिया। काफ़ी अरसे से वो सियासी बयान नहीं दे रही थी, सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही थी, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से है उस पर खुलकर तनकीद की। उनको हैरानगी भी हुई और उनका यह कहना था कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी, किसी को जानबूझकर लाने की जो कोशिश की जा रही है और ज़मीर पर फैसले हो रहे हैं उसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा, और ज़मीर अगर आपने बेच दिया है तो हम क्या करें। ये तमाम बातें आज उन्होंने खुलकर कही हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका इजलास हुआ और ज़राए की इत्तलात अभी तक जो आ रही हैं उसके मुताबिक 2 जज साहिबान की जो तकर्रुरी है उसका फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ले लिया है। जो नाम बताए जा रहे हैं उसमें जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद साहब और जस्टिस मियां खेल के लिए फ़ैसला किया गया है। इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए इन फोकस है डॉक्टर फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ विप हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तारिक चौधरी साहब, आपका बयान भी सामने था और दीगर रहनुमाओं का भी अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन अब लगता है कि PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से और आर्टिकल 6 के इत्तलाक के हवाले से काफ़ी संजीदा है हुकूमत, तभी आज ऐवान सदर में यह मशावरती इजलास हुआ है। देखिए, बात यह है कि सियासी जमात कोई भी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो, उसके ऊपर पाबंदी लगाना किसी भी दूसरी सियासी जमात के लिए कोई मुस्तहसन कदम नहीं है, ना ये कोई बड़ा पसंदीदा फेल है या अमल है। बात यह है कि सियासी जमात जो होती है उसे बतौर सियासी जमात ही एक्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। जो तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम 2014 से देख रहे हैं, और वो मैं धरने की बात कर रहा हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान पे हमला, PM हाउस पे हमला, पुलिस वालों पे हमले, उनके सर फोड़ने, अभी हालिया अगर तारीख देख लें आप, इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में हर पेशी, गाड़ियाँ जलनी, पुलिस वालों को डंडे, इमारतें जलनी, बख्तरबंद गाड़ियाँ जलनी, और फिर उसकी इंतहा जाके 9 मई के वाक़यात पे होती है। अस्करी और सरकारी इदारे जो है उनके ऊपर हमले, शोधा की यादगारों पे हमले। तो क्या ये कोई एहतजाज है? क्या आप इसको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कहेंगे? तो ये सारे वो अवामिल हैं कि जिनके बाद ये सोचा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में सियासत को अगर इस अंदाज से छोड़ना चाहते हैं और जो इस तरह के तमाम इकदामात में मुलव्वस हैं, तो फिर सियासत कहाँ जाएगी? तो तारिक चौधरी साहब, ये जो आपने वाकयात बताए हैं, और आपने खुद कहा कि ऐसा कदम नहीं होता, आसान फैसला नहीं होता, ये ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद आप सब लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि क्या कुछ तहरीक इंसाफ कर गुजरी थी उन पेशियों के मौके पर, वो 9 मई के हवाले से, या ये इसलिए किया जा रहा है कि अब जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला आप लोगों के हक में नहीं आया और रिलीफ भी मिल रहे हैं कोर्ट से, जमानतें भी हो रही हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, तो उसके बाद अब यही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है टू कीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट ऑफ दिस सिस्टम? देखिए, कोई भी किसी पार्टी को सिस्टम से बाहर नहीं करना चाहता, हम सिर्फ सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम जो हमारा मुल्क है, इसका सिस्टम अपने आईनी हुदूद के अंदर रह के सारे काम करे और ये सिस्टम आगे चले। लेकिन माजरत से मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं दीगर इदारों की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब इदारे अपने आईनी हुदूद के अंदर काम करने से ज़्यादा
अपनी अना की जो तस्कीन है उसके लिए काम कर रहे हैं। आखिर आपको कहीं ना कहीं तो बांधना पड़ेगा। अगर अना की तस्कीन और उसके बाद सियासी जमातें जो हैं वो इंतशार की पॉलिसी के ऊपर गामजन हो जाएंगी, मैं और आप कहाँ जाएंगे? एक शरीफ आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। तो खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को आगे चलाना है तो आप अपनी इन चीज़ों से, ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होके इदारे भी काम करें और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। देखें, हम सिर्फ एक इंतजामी काम नहीं कर रहे होते। बतौर सियासी जमात लाखों, आपके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं और वो लोग आपके हर कॉन्डक्ट को देख रहे होते हैं, लीडरशिप की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कौम की किरदार साजी कर रहे होते हैं। अगर आपने इस तरह से कौम की किरदार साजी करनी है तो माजरत से फिर उसके बाद जो कौम बनेगी वो तो अपना हर मामला जो है वो सड़क के ऊपर सेटल करेगी। तो तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि खुलेआम पहले कह रहे थे, उनके सीनियर जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि वो इसके हक में नहीं, अब वो तैयार हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और इस दिन में आप लोग आगे बढ़ें। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये सोच जरूर मौजूद है और इसके ऊपर बाकी सियासी जमातें जो हमारी इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत भी जारी है। इसका जो हतमी फैसला होगा उसका ऐलान जो है सबके साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक सियासी जमात, वो यहाँ इस्लामाबाद में कोई अपारा थाने में कोई अपारा मार्केट में कोई दुकान तो नहीं है कि हम सीडीए को कहेंगे और जाके उसे सील कराएगा। उसका एक तरीकाकार है, उसका एक प्रोसीजर है। और अभी तक तो वो जो मैंने आपसे कहा कि तमाम एलाइज और हमारे इत्तेहादी उनके साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो फिर उस प्रोसीजर की तरफ बढ़ा जाएगा। अभी कबल अज़ वक्त है। मैं समझता हूँ जो तमाम क्या सराहियाँ हो रही हैं और जिसके ऊपर जो तमाम गुफ्तगू हो रही है। सर, क्या क्या सराहियाँ हो रही है? ऐवान सदर में मशावरती इजलास हो रहा है इस हवाले से, तो अब कयास आराई की बात से तो ये काफ़ी बात आगे चली गई है। चौधरी साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, एक तरफ आप बैन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत क्यों पैनिक में है? ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात आप देखें कि मेल्ट डाउन उनको नज़र आ रहा है। कभी वो ये कहते हैं कि अक्टूबर में ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए। जब इत्तेहादी आप लोगों के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर, फिर क्या खौफ है इस वक्त PMLN को? देखिए, कोई खौफ नहीं है। खौफ से ज्यादा ये कि एहसास जिम्मेदारी होती है। मैडम, गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं कर रही होती, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी कर रही होती है। ये जो पार्टियों के ऊपर जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आपने बैन की बात की, ये एक पॉलिटिकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। लेकिन रोजमर्रा के मामलात के ऊपर गवर्नमेंट के जिम्मे बहुत सारे इंतजामी मामलात होते हैं, इंतजामी फैसले होते हैं और गवर्नमेंट उस हवाले से यकीनन अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करती है कि हमने उन तमाम जिम्मेदारियों को जो हमारे सर पे हैं कैसे अदा करना है। और उसी की वजह से अगर वजीर ये बात करता है कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो फिक्रमंद है हम उससे, तो यकीनन वो उन जिम्मेदारियों को सोच के कह रहे होते हैं कि अवाम आपकी तरफ देख रहे होते हैं। गवर्नमेंट को लोग कहते हैं कि ये निजात दहिंदा है, ये मुल्क को ठीक करेंगे, ये सिस्टम को ठीक करेंगे, और आप जो है वो ये टॉम एंड जेरी खेलते रहेंगे तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अवाम मायूसी का शिकार होंगे। तो आप ये समझते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म ज़रूरी, IMF का इस वक्त आपको बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है, सख्त फैसले आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आप PTI पर बैन लगाएंगे तो आप समझते हैं कि वो जो सियासी इस्तेहकाम आपको चाहिए वो आप हासिल कर सकेंगे? क्योंकि खुद फिच की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 18 माह की तो ये हुकूमत है, उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप है। देखिए, फिच की रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट है, ऐसी कई रिपोर्टें जन्म लेती हैं और उसके बाद वो वक्त के साथ जो है वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। फिच कौन होता है पाकिस्तान को ये कहने वाला कि 18 माह की गवर्नमेंट है और उसके बाद टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है? इससे बेहतर है कि वो कोई नजूमी वाला काम शुरू कर दें, क्योंकि ये पॉलिटिकली कोई भी शख्स इस पोजीशन में नहीं होता कि वो ये कहे कि ये गवर्नमेंट या ये मिनिस्टर जो है इतने देर का मेहमान है। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह अपना वक्त पूरा करेगी, इस पर यकीन रखते हैं। और उसकी वजह ये है कि इसी में पाकिस्तान की सलामती और खैर है। आज अगर कोई रजीम चेंज की बात करेगा या गवर्नमेंट को तोड़ने की बात करेगा, आप यकीन करें कि उसके बाद जो मुल्क के अंदर केओस मचेगा, जो अनसर्टेनिटी मचेगी, उसके बाद जो चंद परिंदे यहाँ पे रह गए हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कारोबारी हजरात की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री ओनर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी क्या यहाँ क्याम करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो लिहाजा इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए कुछ फैसले ज़रूर हमने लिए हैं जो कि सख्त फैसले हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी थी, ज़रूरी थे। और आगे आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल रहेगा तो ये फैसले भी आसान होंगे, मुल्क भी बेहतरी की तरफ चलेगा। आए रोज़ तजर्बात की नज़र करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मुल्क को नहीं चला सकते। अच्छा, ये तजर्बाकार नहीं है, ये एक मुल्क है। वज़ीर आज़म साहब कई बार एस्टैब्लिशमेंट का साथ जो उनका है उसका जिक्र करते आए हैं, क्या वो इस पर भी सेम पेज पर हैं कि हाँ पीटीआई पर बैन लगना चाहिए? देखिए, अभी तो हमारी इत्तेहादों से मुशावरत है, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बात असल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोग समझते हैं कि शायद ये कोई अलग से एंटिटी है। एस्टैब्लिशमेंट हर गवर्नमेंट के साथ होती है, तब वो गवर्नमेंट चलती है। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं, दुनिया की हर गवर्नमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती है। एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क की गवर्नमेंट के आइज एंड ईयर्स होते हैं और उसी के साथ वो गवर्नमेंट चलती है। हमारे यहाँ पे माजरत से ये एक फैशन बन गया है कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट गुफ्तगू करें तो आपको पजीराई मिलेगी, और जब एक दफ़ा आपको पजीराई मिली तो आपने उस गुफ्तगू को ज़रब दे के उससे ज़्यादा सख्त गुफ्तगू की और अल्टीमेटली गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट गुफ्तगू करते थे तो क्या फैशन के तौर पे करते थे चौधरी साहब? मियां नवाज शरीफ साहब की जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट गुफ्तगू थी वो उस वक्त के जो हालात थे, उसके जो जिम्मेदारान थे उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि आप दो अफराद ऐसे हैं जो मुल्क को इन हालात तक आपने पहुंचाया है, और अभी तक वो बात एक अटल हकीकत है। उससे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट को बहैसियत अदारा टारगेट करना, ये हमारी लीडरशिप ने न कभी किया है और ना करना चाहिए। और इमरान खान साहब भी कुछ दो ही लोगों के नाम लेते हैं या तीन लोगों के नाम लेते हैं तो वो फैशन के तौर पे लेते हैं? नहीं, इमरान खान साहब दो तीन लोगों के नाम नहीं लेते। इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट में बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ अफवाज या इंटेलिजेंस के इदारे नहीं आते, उसमें आपकी पुलिस भी आती है, उसमें आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी आती हैं, उसमें आपकी फॉरेन ऑफिस भी आता है, उसमें और भी आपके एक दो इदारे हैं, IB है, वो आती है। इमरान खान साहब ने इन तमाम इदारों के हवाले से जो कलमात कहे और अमली तौर पर जिस तरह इन इदारों से कंसर्न लोगों को डंडे मारे, उनके सर खोले, उन्हें ICU तक पहुंचाया, और उसके बाद असली इदारों के ऊपर जो हमले किए वो है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अमली तौर पर हमले करने। ये जो आप कह रहे हैं ना एक दो लोगों के नाम लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो नाम लेके किसी के हवाले से ये बात कर देना कि जनाब फलां आपसे मुझे ये गिला है, ये बातें डाइजेस्टेबल होती हैं। अच्छा, तो चौधरी साहब अब आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्या हुकूमत ने ये फैसला किया है कि रिजर्व सीट्स का मामला, ज़ाहिर है आप लोगों को वो फैसला उससे आप को इख्तलाफ है कि ये रिजर्व सीट्स नहीं देनी, जबकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इजलास में ये फैसला कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। तो हमने कब ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे? हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारे पास जो कानूनी चारा जोई मौजूद है आइन के अंदर, वो हम इख्तियार करेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, हमने भी ये नहीं कहा। अमल दरामद करेंगे, मतलब तस्लीम करने का मतलब यही है। सही। तो चौधरी साहब एड हॉक जजेस के हवाले से भी आखिर में बताते जाएगा। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये बदनीयती पे मबनी है और ये एक ख़ास सोच के तहत आप जो है एड हॉक जजेस लगा रहे हैं। अगर मुद्दा सिर्फ यही है या पेंडिंग केसेस के लिए लगाए जा रहे हैं और उनका सियासी केसेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कहती है कि ये बदनीति पे मबनी है तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी पिछली 16 माह की गवर्नमेंट और अभी की हमारी जो 5-6 माह हुए हैं, इस गवर्नमेंट में हमारा एक कदम ऐसे बता दें जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हो कि ये नेक नीति पे मबनी है। हालांकि हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे अल्लाह ताला का फजल है, मुल्क का फ़ायदा हुआ है, मईशत का फ़ायदा हुआ है, अवाम का फ़ायदा हुआ है, मुल्क मुस्तहकम हुआ है, कौम जो है वो बुरानों की कैफियत से निकली है। बहरहाल जो मामलात हैं तारिक फजल चौधरी साहब ने बता दिए कि इस ज़िम्न में मशावरत जारी है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। लेट्स टेक अ ब्रेक, बात करते हैं तहरीक इंसाफ की कंवल शौजब से राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से आज ऐवान सदर में मशावरत भी हुई और 3 लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने पर भी मशावरत की गई है। हमारे साथ इन फोकस हैं कंवल शौजब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक MNA भी,
और इसलिए भी कंवल शौज़ब को अब हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इन्हीं की वो पिटिशन थी, जिसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी हलचल हो रही है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द डिसीजन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी डेवलपमेंट्स आप सबके सामने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कंवल। कंवल, आज बड़ी मशावरत हुई है हुकूमत और हुकूमती के जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बड़ी संजीदगी से ऐसा लगता है कि सोचा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और 3 लोगों पर आर्टिकल 6, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ और कासिम सूरी साहब जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं। क्या आप लोगों का लाहे अमल इस पर होगा, क्योंकि मामलात तो लगते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं इस सिमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिया फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आज काफ़ी अरसे बाद आपके शो में मैं आई हूँ। देखिए, आर्टिकल 6 जो है, ये जो लगाने की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ से नज़र चुरा रहे हैं। इनको पता है कि ना इनकी पॉपुलैरिटी है, ना ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। फॉर्म 47 की ये पैदावार हैं, बैसाखियों पे चढ़ के आए हैं फॉर्म 47 की। अगर इनकी सहूलतकारियाँ ना होती तो ये तो इलेक्शन से ही आउट थे। 17 सीटों वाली PDM को लीड करने वाली PMLN जमात है, और बाकी जो पीपल्स पार्टी है वो भी आपके सामने है। जो लोगों को जिस तरह अबडक्शंस हुई, जो कुछ हमारे साथ जुल्म सितम हुआ हमारे कैंडिडेट्स के साथ, वो आपके सामने है। और अब तो जो पटिशन आपने जिसका जिक्र किया, उसमें क्लियरली 11 जजेस ने आउट ऑफ 13, 11 हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट कि PTI जो है was a political party, is a political party and will remain a political party. So किस बात पे आपने पार्टी पे बैन करना है? क्योंकि आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। पहले आपने इलेक्शन के टाइम पे साजिश की कि एक पार्टी से उसका बल्ला छीना, उसके बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में नहीं जाने दिया, और इस बात पे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया है। और अब ये जमात जो है, या ये जो PDM लेड जमातें हैं, ये कह रही है कि जी आर्टिकल 6 लगाएंगे। अगर ये आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश करेंगे तो आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले तो आर्टिकल 6 के लिए खुद सारे क्वालिफाई करते हैं। आर्टिकल 6 का मजाक PTI पे नहीं कर सकते और ना इन 3 लोगों पे कर सकते हैं। आर्टिकल 6 लगाना है तो सबसे पहले इन्हें नवाज शरीफ साहब पे लगाना पड़ेगा, और फिर जब ये अगर इन्होंने ये रिवायत कायम करनी है तो फिर आप देखेंगे देयर इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो ये इतना आसानी, ये सबस किताब जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम है और ये पार्लियामेंट से ऊपर है। अच्छा, लेकिन कंवल इस तरह के मामलात जाहिर है आसान नहीं होता लगाना। ये जो बातें कर रहे हैं ना आर्टिकल 6 जमात को, ये मजाक नहीं है कि इनकी ईमा पे आर्टिकल 6 लग जाएगा और ये इमरान खान से इस तरह से या PTI से छुटकारा पालेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, तो पार्टी में इस पर मुशावरत हुई है कि क्या लाहे अमल होगा अगर इस सिमत में ये आगे बढ़ते? क्योंकि देखिए मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कन्फ्यूजन भी नजर आती है। कभी कहते हैं मशावरत अभी नहीं हुई, इट्स प्री मैच्योर, और अब खैर मशावरत भी हो गई है। तो आप लोग ने पार्टी की सतह पर क्या फैसला किया है, और क्या इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ ने भी अब तक कोई इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी हों? देखिए, हमारी लीगल कमेटी है, उसकी डिलिब्रेशंस चल रही होती हैं, लीगल माइंड्स हैं, देयर सारे जो लीडिंग वकला हैं उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आइन की इंटरप्रिटेशन है, आइन तोड़ने की अगर ये बात करेंगे तो फिर तो आप देखेंगी कहाँ तक चीज़ जाएगी। इस तरह आइन वायलेट नहीं होता है। आइन वायलेट हुआ था जब 2 दफ़ा इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए गए, और वो उस वक्त भी यही जमात मौजूद थी, और भी बड़ी सारी बातें हुई हैं। सो जिस तरह की ये बातचीत की जा रही है, इस तरह आसान नहीं है। इस पे आप मैं समझती हूँ कि किसी समझदार और किसी अनबाइस्ड अगर लीगल माइंड से बात करेंगी तो वो आपको रेफरेंसेस भी देंगे। कल भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थे जुबैरी साहब, उन्होंने भी बताया राइट आइन की इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं, और ये तो हुकूमत कर ही गई रही है। देखिए, पंजाब हुकूमत की काबीना ये नहीं बताती कि ग्राउंड पे काम क्या कर रही है, वो बैठ के सिर्फ इमरान खान पे 9 मई के मद में झूठे केसेस बनाती है। अभी इस हुकूमत ने जो बजट पास किया है, आप देखें उस बजट के क्या इंप्लीकेशंस है। कि IMF की हेड कह रही है कि हम इन्हें कह रहे हैं कि आप अमीरों पे टैक्स लगाएं और गरीबों तक आप पैसा पहुंचाएं, आप कोई तकरीबन अच्छी माशी पॉलिसी लेकर आए, मगर ये नहीं लगा रहे, इसलिए कि जिनके सिर पे इनकी हुकूमत खड़ी इन्होंने उनको ओब्लाइज करना है। आप इस बजट एक नाकामी है। उसके बाद आप देख लें कि मुल्क के अंदर आपने जो बिजली के इन्होंने बिलों की बात की थी, बिल्कुल वो अपनी जगह IMF के मामला एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ा। अच्छा कंवल, लेकिन इस वक्त 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने और झूठे केसेस बनाने। देखिए इस वक्त 3 और चीजें हैं। एक तो ये जो मखसूस नशिस्तें, इसके हवाले से आप लोगों ने 38 बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें उसके हवाले से जो हल्फनामे वो तो जमा करा दिए गए हैं।
लेकिन मखसूस नशिस्तें नज़र आता है, एक तो ये कि इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं हुकूमत, उन्हें पसंद नहीं आया ये फ़ैसला, उन्होंने रेफरेंस भी यानी अपील भी दायर कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये बिन मांगे दी गई। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा है, बड़ी तनकीद की है उन्होंने जज साहिबान पर। वो कहती हैं कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले किए जा रहे हैं और अगर किसी ने ज़मीर बेच दिए तो हम क्या कर सकते हैं। सो ये लगता है आपको इतना आसान होगा मखसूस नशिस्तें मिलना, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कह दिया है दे आर गोइंग टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू एक्ट लाइक अ न्यूट्रल, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट द टाइम आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पार्टी, एक बाइस्ड पार्टी का रोल प्ले किया अगेंस्ट पीटीआई, और वो तो मैं नहीं कह रही, है तो जजमेंट में बताया गया, आर्टिकल 17 की वायलेशन भी की गई। मरियम नवाज़ की चीखें तो बहुत वैलिड हैं। देखें, फॉर्म 47 पे वो खुद आई हैं, फिर फॉर्म 47 पे उनको हुकूमत मिली है, तो उन्होंने तो ऐसी बातें करनी है, लेकिन मांगने भी पीटीआई वाली गई थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने जाके अपनी पटिशन फाइल की थी। आई नेवर सेड कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसकी मेंबर हूँ, पीटीआई की मेंबर थी, और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पीटीआई के फॉर्म्स पे इलेक्शन लड़ा है। दिया तो उनको इंडिपेंडेंट सिंबल था, बट दे आर स्टिल पीटीआई एंड दे वर पीटीआई, और वो 39 से भी ज्यादा हैं। सही, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पार्टी पहले से, अगर सेक्शन 104 ये कह रहे हैं, जो कि देखिए ये इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप सुपरसीड करके नीचे जो उसकी तशरीह करने के लिए आप एक्ट्स बनाते हैं या जो सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इलेक्शन एक्ट 104 की ये बात करें, तो उसकी भी सारी चीज़ें पीटीआई के अंडर पूरी होती है। पीटीआई वाज पॉलिटिकल पार्टी, इज पॉलिटिकल पार्टी। पीटीआई पार्लियामेंट में मौजूद थी, इलेक्शन जो लड़के गए हैं वो पीटीआई के फॉर्म्स पे लड़के गए, और हमने अपनी टाइमली 24 दिसंबर कट ऑफ डेट से पहले अपनी लिस्टें भी जमा कराई हैं इलेक्शन कमिशन में। अच्छा, लेकिन देखिए बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के डिक्लेरेशन पे कवर किया, क्योंकि मैं पटिशनर हूं, मैंने पूरी हेयरिंग्स भी सुनी। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत ये सीटें किसी और जमातों को दी ही नहीं जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई फार्मूला नहीं है, ना इस आइन में कोई ऐसा फार्मूला है कि अगर आपने हमें सीटें नहीं देनी तो आप टॉफियों की तरह या माले गनीमत की तरह अपनी मनपसंद पार्टियों में बांट दें, और वहीं से ये फंसे हैं, क्योंकि आप ये कोई फार्मूला मौजूद ही नहीं है आइन में। चलिए, इस पे तो एक बड़ा क्लैरिटी से फैसला आ गया है, 8-5 का फैसला आ गया। 0 सीट्स ली हैं। नादिया, एक सेकंड, 1 मिनट, एक जुमला बोलने दीजिए। एक पार्टी ने 0 सीट्स ली है, उसको 2 इन्होंने नशिस्तें दे दी, ये क्या कहते हैं, रिजर्व। एक नशिस्त के लिए आपको तकरीबन 4.25 जीती हुई नशिस्तें चाहिए। किस हैसियत से दी हैं आपने? जिनके पास एक नशिस्त ही जनरल इलेक्शन जीत के एक नशिस्त पे आए हैं, उनको 3 पकड़ा दी हैं। मतलब इनके पास तो कोई आगे से फॉर्मूला ही नहीं था। सो आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करना, ये मरियम बीबी तो पहले भी इस तरह की सारी चीज़ें लीड करती रही हैं। अदलिया पे अटैक नून लीग का शाह खसाना है, इनकी ये तुर्रा इम्तियाज है। और मरियम बीबी तो इसमें एक्सपर्ट हैं कि जजेस की बीवियों पे, जजेस की सासों पे, चीफ जस्टिस की बेगम पे और सास पे ये टारगेटिंग करती रही। अच्छा, अब मखसूस नशिस्तों के बाद जरा आते हैं ना एड हॉक जजेस के हवाले से, क्यों आप समझते हैं जबकि आइन के अंदर ये मौजूद है, जिस आइन का आप इस वक्त हवाला भी दे रही हैं, इसमें दर्ज है एड हॉक जजेस की तैनाती की जा सकती है, क्यों मोतरज़ हैं आप लोग? देखिए, ये मेरे पास खुला हुआ आइन का आर्टिकल 182 है जी, बिल्कुल, जो ये कहता है कि अगर कोरम पूरा ना हो रहा हो, इस वक्त आपका सुप्रीम कोर्ट है 17 जजेस, 16 आपके कंफर्म और 1 एक्स्ट्रा, तो आपको 4 और एडहॉक के जजेस किस लिए चाहिए? जस्ट टू चेंज द प्रोपोर्शन और कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या काजी साहब को अपने साथ सपोर्टर्स चाहिए? 21 जजेस हो जाते हैं अगर आप एडहॉक पे लाएं, और क्यों चाहिए आपको जब आपके पास आपकी सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है? 4 जजेस तो आपके अभी उन्होंने ओथ उठाया है और वो ऊपर आए हैं, जिनको आपने हाई कोर्ट से उठाया है और लेकर आप ऊपर आए, तो 17 जजेस तो मौजूद हैं। फिर एडहॉक के जजेस किस खुशी में चाहिए? देखें, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान के जो हाईएस्ट फोरम्स हैं, ऐसे इदारे हैं जहाँ जो हमारा आखिरी रिजॉर्ट है, जहाँ आवाम देख रही है कि जहाँ से इंसाफ मिलेगा, आप उसकी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दें कि वहाँ पे भी अपनी मर्जी के फैसले लेने।
फिर सब कुछ बंद कर दें ना। आप सब कुछ बंद कर दें, फिर आ जाएं खुल के सामने जो ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। फिर ये इदारों का ड्रामा खत्म करें, FIA भी बंद करें, सुप्रीम कोर्ट को भी ताला लगाएं, फिर आप बाकी सारी चीजों को भी ताला लगाएं और सामने खुल के आए। ये ठीक है, आप ये समझते हैं कि अपनी मर्जी के फैसले कराए जाएंगे, एड हॉक जजेस अगर लगा दिए गए। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने सुना होगा, हुकूमत आपको क्यों लगता है कि इस खौफ में है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन 2024 8 फरवरी वाला कलअदम करार दे दिया जाए, करवाया जाए। क्या खौफ है जबकि एस्टैब्लिशमेंट हो? ख्वाजा आसिफ को वो भी सेम पेज पर है। ज्यादा किसको पता होगा? जो हारी हुई सीट हमारी रेहाना डार जो है उनकी सीट पे जाके डिफेंस मिनिस्टर बने हुए, उनसे ज्यादा किसको पता होगा कि हार के कैसे आके बैठना होता है ढिठाई के साथ। अल्लाह के 99 नामों के सामने झूठे ओथ लिए इन्होंने, और इनके बाकी लोगों को भी पता है। वो आप देखें, जावेद लतीफ साहब ने नहीं बताया था कि 90 करोड़ में 4 सीटें खरीद के चले गए। तो जब इन्हें पता है कि इलेक्शन इन्होंने रिगिंग की थी, हमारी सीटें चोरी की थी, हमारा मैंडेट चोरी किया था, तो ये खौफ तो इनको रात को सोने नहीं देता। ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह सच बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे तो 2 दिन में ये सारे बंदे गायब होते हैं। इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। फॉर्म 47 इनको ऐसे ही रेडीमेड पकड़ाए गए हैं। इन्होंने हमारे वोट्स जलाए, हमारे वोट बदले। मैं तो खुद इफेक्टिव हूँ 166 की। एक झूठे शख्स को, समी गिलानी लोटे को उठा के इन्होंने वहां से जिता दिए, जो चौथे नंबर पे भी नहीं आ रहा था। तो ये तो ट्रिब्यूनल्स अगर फ्री एंड फेयर काम कर रहे होते तो अभी तक ये फारिग हो चुके होते। और ये इलेक्शन तो पूरी दुनिया कह रही है, UN का वर्किंग ग्रुप कह रहा है, आपको इंटरनेशनल इदारे बता रहे हैं जो यहाँ पे सारा देख के गए कि इलेक्शंस के साथ शदीद धांधली हुई है। और मैं आपके फोरम से डिमांड करती हूँ, कमिश्नर साहब जो रावलपिंडी के, वो कहाँ हैं? उनको बुलाएं ना, काजी साहब उनको बुलाएं। देखिए आज इलेक्शन का सवालिया निशान रेस किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया भी आपकी नजर से गुजरा होगा। हम चाहते हैं कि वो सामने आए, उनका बयान लें और इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी करें इस सारे मामले को। देखें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत बहुत सारी पावर्स हैं, और कंप्लीट जो क्या कहते हैं जस्टिस के लिए उनको ये करना चाहिए कि इस सारे इलेक्शन की तहकीकात करवानी चाहिए। चलें देख लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब का जो खदशा है वो सही साबित होता है या नहीं। बट थैंक यू सो मच कंवल फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जुडिशल कमीशन का जो आज इजलास हुआ और एड हॉक जजेस के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है, क्या वो एतराज़ बनता है, पूछेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल से। वेलकम बैक। एड हॉक जजेस की तैनाती के हवाले से आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, जिसमें 2 बताया जाता है, ज़राए की इत्तलात अभी तक यही हैं कि 2 जजेस के हवाले से जो है वो फाइनल कर लिया गया है कि उनकी एड हॉक जज के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की जा रही है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोतरज़ है, इख्तलाफ है उनको इस बारे में, जैसे कि कंवल शौज़िब साहिबा ने भी कहा। इसके हवाले से बात करेंगे। इन फोकस है हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अशतर साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं इस आईनी जो, क्योंकि आप आइन का भी हवाला देते हैं, कानून के तालिब इल्म में अच्छी तरह से जानते हैं, आइन में ज़रूर गुंजाइश है इसकी, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अपनी पसंद के जजेस जो हैं वो लगाए जाने के लिए ये एड हॉक की बात हो रही है। बल्कि कंवल कहती हैं कि 17 तो पूरे हैं, अब ये जो है एक्स्ट्रा क्यों लगाए जा रहे हैं, यानी 21 क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, एतराज बराए एतराज तो सब लोग करते हैं, और हम देख रहे हैं कि आजकल तो शायद ये फैशन है या इन वोग है कि आप जो कोई कुछ कर रहा है उसको आपने ज़रूर उसके अंदर कीड़े भी निकालने हैं, साजिश का एलिमेंट भी डालना है और क्रिटिसाइज भी करना। देखिए, आइन का तकाजा क्या है? आइन का तकाजा ये है कि जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे एक टेम्पररी एड हॉक तरीके को अडॉप्ट किया जाए ताकि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। राइट। और उसमें क्या हो सकता है? मसलन आपके पास टैक्सेशन के लिए कोई जज मौजूद नहीं है, टैक्सेस के एक्सपर्ट है, ऐसे मामलात आ गए हैं जो कि टैक्सेस से मुतल्लिका है। आप 3 बरस पहले अगर कोई रिटायर हुए हैं तो विद इन दोज 3 years
जो जज साहब रिटायर हुए, कानून और आइन इजाजत देता है कि आप उनको इनवाइट करें ताकि वो आपके साथ बैठें और उन मामलात को देखें। ओके। अब आपने देखा कि हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में केस की, वो इन पॉलिटिकल केसेस की वजह से आपने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े बेंचेस बने जी। तो जाहिर है वो जो बेंचेस बनते हैं 13 के, 16 के, 12 के, 11 के, तो बाकी तमाम केसेस जो हैं वो इल्तवा में चले जाते हैं। आपने ये भी देखा कि जो खास तौर पे जो क्रिमिनल साइड पे मामलात हैं उसके अंदर इस तरह की इल्तवा हुए कि बहुत सारे लोग अपनी अपीलों की सुनवाई से और फर्स्ट हियरिंग से पहले या तो वो फाक पा चुके हैं या वो उनकी कैद काट चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, आइन में गुंजाइश है कि आप एड हॉक जजेस का फिक्र रखते हैं। राइट, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया अख्तर औसाफ साहब, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा टैक्सेशन के मामलात हैं, सियासी नौयत के केसेस की वजह से जब फुल कोर्ट्स बैठ रहे हैं, लार्जर बेंचेस बैठ रही हैं, तो दीगर जो केसेस हैं वो पेंडिंग में जा रहे हैं। अब ये जो एड हॉक जजेस तैनात किए जाएंगे, ये बाइंडिंग नहीं है कि ये पॉलिटिकल केसेस ना सुने, ये सिर्फ वो पेंडिंग केसेस सुने। दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल केसेस, राइट? यस, देयर इज, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप इनको लगा ही रहे हैं पेंडेंसी खत्म करने के लिए, तो मेरी दानिश में जरूरी होगा कि इनके पास पुराने केसेस ही लगाए जाएं, जो कि मसलन सरदार तारिक मसूद साहब की एक्सपर्टीज, वो ट्रायल जज भी रह चुके हैं, वो हाई कोर्ट में एपलेट कोर्ट के तौर पे क्रिमिनल केसेस सुनते रहे हैं, और उनका जो इदराक है क्रिमिनल केसेस को सुनने में वो एक कमाल दर्जे की हैसियत रखता है। एंड कोई हर्ज नहीं है कि आप इस तरीके से करें। आपने देखा कि माजी में भी इस तरह हुआ, हाई कोर्ट से भी लोगों को लाया गया और उनको टेम्परेरी एक्टिंग जज के तौर पर काम कराया गया। सो इसमें कीड़े निकालने की शायद जरूरत नहीं है और गुंजाइश भी नहीं। इसमें कोई बदनीयत की मुझे नजर नहीं आती। इन दो जजेस के आ जाने से कोई ऐसा टिल्ट पैदा नहीं होगा। एंड आई एम श्योर, क्योंकि ये कलेक्टिव विजडम की बातें हैं, इसके अंदर कोई मनपसंद की बात तो होती नहीं। और याद रखिए कि ये चीफ जस्टिस की सवाल, आप देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या आप अर्जी देते हैं कि मुझे जज लगाया जाए? क्या कोई कुरा निकलता है या कोई आप इस तरीके से, उसका एक तरीका है और वहां पे नॉमिनेशन का तरीका है। अख्तर औसाफ साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब। आपकी जो सजेशन है अख्तर औसाफ साहब के, जिसमें कि पेंडिंग जो केसेस हैं उनमें इनको रखा जाए, तो मेरे ख्याल से कि वो जो एतराज़ तहरीक इंसाफ कर रही है और कह रही है, बैरिस्टर गौर ने जैसे कहा कि बदनीयती पर मबनी लगता है, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही फिजल आउट हो जाएंगी। लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। हाँ, अब मुझे ये बताइएगा अख्तर औसाफ साहब कि ये जो आज भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, और फैसले पर बिल्कुल तनकीद की जा सकती है, दैट्स आउट इन दी ओपन इन द पब्लिक, लेकिन जिस तरह से हुकूमत और आज मरीम नवाज साहिबा बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, उन्होंने जो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और हुकूमत कर रही है, जिसमें वो कहते हैं मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, मनपसंद ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, आज तो ज़मीर बिक गया है तो हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो एक डायरेक्ट हिट है, ये है वो रीज़न जिसकी वजह से खुद हुकूमत ये कहती है कि आईनी मेल्ट डाउन इज इन दी ऑफिंग? देखिए, मुझे तो ये मेल्ट डाउन जो है ये मुझे आज का नहीं, ये कुछ अरसे से नजर आ रहा है। 63A का जो फैसला था वो भी मेरी दानिश में फैसला जो था वो मावराई आइन था। उसके अंदर वो चीजें लिखी गई जो कि आइन की दस्तूर में इजाजत नहीं। मैं इस फैसले के ऊपर भी मोहतरज हूँ। पसंद है करा, मेरे नज़दीक इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिनकी वजह से बजाय सुझाव के उलझाव आए।
Okay. And I think I am within my right to say so. साथ ही याद रखिए कि जहाँ पे पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, जब एक जजमेंट आ जाती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वो जजमेंट जो है उसके ऊपर आप हर पहलू से उसका जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो भी कर सकते हैं। आप उसका जो प्रोसीजरल फ्लॉज हैं उनको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी को एट्रीब्यूट करना कि ये मलिशियस है या ये, मेरा ख्याल है वो इदारों को कमजोर करने के मुकदमा करते हैं। सही। याद रखिए कि जब तक हम कोर्ट भी अगर आईनी इदारों का, जो कि दूसरे इदारे एहतराम नहीं करेगी और हम कोर्ट का एहतराम नहीं करेंगे, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है। बिल्कुल सही। आप तहजीब के दायरे में रहते हुए क्रिटिसाइज कीजिए, रिव्यू फाइल कीजिए, अपील फाइल करें जहाँ पे आपके पास मौका है, बट हमने ये चीज करनी है कि तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो इस वक्त हुकूमत जिस किस्म के बयान दे रही है इस फैसले के बाद और अदलिया के हवाले से, आपको लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुझे वाकई कंसंट्रेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज बहुत सारी मिसगिविंग्स भी हो रही, बहुत सारी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर दी जाती हैं। पॉलिटिशियंस की बात को एक तरोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। जजेस अगर कोई कमेंट्स दें तो उनके साथ और चीजों को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मैं पिछले कुछ, मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए अब ये बात करते हुए कि हमें 3 चीजों का जरूर ख्याल करना चाहिए। एक ये कि दशनाम तराजी ना करें, दूसरा ये कि हम एक दूसरे की राय का बिल्कुल लिहाज करें। एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू that person's opinion. बट सर अब इस वक्त हुकूमत ये कहती है और बड़े तज्जियाकार ये कहते हैं जुडिशरी इज डिवाइडेड एंड द डिवीजन जो है वो अभी तक पुर नहीं हो सका है। आप इस पे अग्री करेंगे? I totally agree with that. The division, it appears it has become personal. ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैंने इस तरीके की पर्सनल डिवीजन जो थी वो देखी थी सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने। जब इस तरह का सिचुएशन आ गई थी where there was a divided court. यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ it is not just the opinions but also personality clashes. ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और मैं बसद एहतराम इल्तमास करूँगा कि कोर्ट को जो आपस में आपकी ओपिनियंस है मजबूर कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स जो हैं और पर्सनल बातें मत कीजिए, क्योंकि उससे इदारे जो हैं मजबूत नहीं कमजोर होते हैं। साथ ही जरूरी है कि वो इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने काम से इस तरीके से इक्विट करें अपने आप को, इस तरीके से काम करें कि कोई भी ना उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही अशतर औसाफ साहब ने कि अगर रीज़न ये है एड हॉक जजेस की तकर्रुरी की कि पेंडिंग केसेस हैं, तो बेहतर होगा कि फिर उनको उन पेंडिंग केसेस के अंदर लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द ये जो बैकलॉग है ये ख़त्म हो। सियासी केसेस में नहीं आएंगे तो फिर जितने भी एतराज़ात हैं वो भी नहीं उठेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।